गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बीटीई यूपी का रिजल्ट आने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन का। तो रिजल्ट आने के बाद जिन छात्र छात्राओं के या तो नंबर कम आते हैं किसी विषय में, या फिर वो फेल हो जाते हैं, या उनके काफ़ी नंबर कम हो जाते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते हैं अपने परीक्षा परिणाम से, तो वो या तो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं या फिर पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनको ये समझ अभी तक नहीं होती है कि स्क्रूटनी आखिर होता क्या है, पुनर्मूल्यांकन होता क्या है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन होता क्या है, और इसमें दोनों प्रोसेस को हम समझेंगे कि स्क्रूटनी में कॉपी में क्या होता है और पुनर्मूल्यांकन के केस में क्या होता है। और जो छात्र छात्राओं का कन्फ्यूजन जो होता है सबसे बड़ा, कि हम स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करें कि या फिर पुनर्मूल्यांकन के लिए, क्योंकि किसी भी विषय के लिए आप दो में से एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप स्क्रूटनी करा सकते हैं या आप पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा और बताऊंगा कि किस स्थिति में आप स्क्रूटनी कराएं और किस स्थिति में आपके लिए पुनर्मूल्यांकन कराना उचित रहेगा। और इसमें हम देखेंगे कि जब स्क्रूटनी होती है तो कॉपी में किस तरीके से मार्क्स आपके भरे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्क्रूटनी का। अगर आप मतलब समझें, SCRUTINY, इसका मतलब होता है जांच करना। यानी कोई चीज़ आपकी पहले से हो चुकी है, उसकी जांच करके देखना कि सब ठीक था कि नहीं था। दूसरा एक शब्द होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। इवैल्यूएट जो होता है उससे वर्ब है, उससे बना है मूल्यांकन करना। तो इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। इसी तरह से इसी में जुड़ गया RE और री इवैल्यूएशन, यानी कि पुनर्मूल्यांकन करना, जिसको हम हिंदी में शब्द बार बार आता है। तो निश्चित रूप से जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो चुका है तो उसका दोबारा मूल्यांकन किया जा रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं पुनर्मूल्यांकन। और अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, इवैल्यूएशन के पहले हमने क्या जोड़ दिया, री यानी RE जोड़ दिया, तो वो बन गया शब्द रीवैल्यूएशन। तो इस तरीके से इसको हम सिंपल भाषा में अगर कहें तो हम कह सकते हैं कॉपी को रीचेक करना या कराना। तो कॉपी आप यदि पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कॉपी को रीचेक करा रहे हैं, और यदि आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप कॉपी की सिर्फ जांच करा रहे हैं कि कोई आपका नंबर छूट तो नहीं गया है। तो आइए हम देखते हैं आगे प्रोसेस को। अब अगर हम बात करें फीस की, तो अभी बीटी यूपी ने जो फीस निर्धारित की है, अगर आप देखें तो स्क्रूटनी की फीस है 60 रुपये प्रति विषय, और जो पुनर्मूल्यांकन की फीस है वो है 500 रुपये प्रति विषय। तो अब मैं आपको बताता हूं कि स्क्रूटनी किस तरह से की जाती है और जो पुनर्मूल्यांकन होता है वो किस तरह से होता है, ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके और फिर उस हिसाब से आप अपना अप्लाई कर सकें स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन के लिए। तो बच्चों, ये स्क्रीन पर कॉपी देखकर आपको याद आ गया होगा, सेमेस्टर परीक्षा में आप लोगों ने इसी कॉपी में सारे उत्तर दिए थे, लिखे थे। सारा कुछ फॉर्मेट इसी तरह से रहता है। आप लोग अपना पाठ्यक्रम का नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न पत्र संख्या, दिनांक, कमरा नंबर सब भरते थे। अभी आपको याद आ गया। अब देखिए नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ देखिए इस तालिका को आप देखिए ध्यान से, टेबल बनी हुई है। यहाँ लिखा है मूल्यांकन कार्य हेतु। ये परीक्षार्थी द्वारा भरा, यानी प्रश्न संख्या उसने कौन कौन से किए हैं, 1 2 3 4 5, और उसमें से खंड कौन कौन से किए हैं, यानी का किया है, खा किया है या गा किया है। और उसमें से प्राप्तांक जो होगा वो देखिए इसमें लिखा, वो परीक्षक द्वारा भरा जाएगा। ये देखिए प्राप्तांक किसके द्वारा भरा जाएगा, परीक्षक द्वारा भरा जाए। तो ये परीक्षक जो कॉपी चेक करते हैं तो वो भरते हैं। तो आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 प्रश्न आपने किए, 3 4 और 5, 5 में से खंड जो किए तो परीक्षक द्वारा भर दिया जाएगा कि आपको पहले प्रश्न के का खंड में इतने मिले, खा वाले में इतने मिले। इसी तरह से दूसरे तीसरे सभी प्रश्नों में मार्क्स दे दिए जाते हैं, और प्रथम आ उत्तर पुस्तिका का योग यहाँ पर लिख लिया जाता है। तो ये हुआ आपकी कॉपी का मूल्यांकन। तो ये प्राप्तांकों का कुल योग यहाँ पर लिख दिया जाता है और परीक्षक अपने हस्ताक्षर कर देता है। ये देखिए लिखा है परीक्षक के हस्ताक्षर। तो ये हो गया कॉपी चेक करने की प्रक्रिया, जो आपका रिजल्ट अभी आया है। तो रिजल्ट आपका ये, इसमें तालिका भर दी गई है, उसमें जो मार्क्स आपके आए हैं वो आपके रिजल्ट में प्रदर्शित हो रहे हैं। अब बात आते हैं, जो स्क्रूटनी की बात हो रही है, तो देखिए ये लिखा है परिषद द्वारा, इसके बगल में एक और टेबल बनी है, लिखा है परिषद स्क्रूटनी हेतु विवरण।
अब ये देखिए बिना जांचे यानी छूटे हुए प्रश्नों की संख्या, यानी स्क्रूटनी में ये देखा जाता है कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है जिसको या तो चेक न किया गया हो या फिर जिसके मार्क्स वहां पर अंदर तो दे दिए गए हों लेकिन यहां पर ना लिखे गए हों, चढ़ाए गए हों, एंटर किए गए हों, तो इसको देखा जाता है। तो बिना जांचे या छूटे हुए प्रश्नों की संख्या यहाँ पर लिख दी जाती है कि कौन से प्रश्न नंबर का 1 का 2 का 3 का कौन सा खंड जो था वो छूट गया है, चेक नहीं हुआ है, और या तो फिर चेक हुआ है अंदर तो वहाँ नंबर दे दिए लेकिन यहाँ पर नंबर चढ़ाना भूल गए, तो वो खंड में यहाँ पे लिख दिया जाता है। खंड का नाम का था, खा था, गा था। और स्क्रूटिनाइजर यानी कि परीक्षक जो हैं जो स्क्रूटनी का कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा प्रदत्त अंक। तो मान लीजिए कोई छूट गया था पहले में का तो उसमें 3 नंबर दे दिए, दूसरे का छूट गया था तो 2 दे दिए। तो इस तरह से चढ़ाने के बाद तो मान लीजिए नीचे यहाँ आप देखिए योग यहाँ पर आ जाता है। अब ये पूछ रहा है पूर्व में प्रदत्त अंक, तो पूर्व में मान लीजिए किसी बच्चे को 13 नंबर मिले थे, यानी 50 में 13 मिलने का मतलब वो फेल हो गया उस विषय में। तो योग में परिवर्तन के फलस्वरूप लेकिन वो 13 आए थे क्योंकि उसके मार्क्स चढ़ना या चेक होना भूल गए थे, त्रुटि हो गई थी। तो अब वहाँ परिवर्तन के फलस्वरूप मान लीजिए उसके 4 नंबर और बढ़ गए, तो 13 और 4 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17। तो इस तरह से इस स्टूडेंट का अगर देखा जाए तो वास्तविक प्राप्तांक कितना होना चाहिए, 17। तो यहाँ पर इस नंबर चढ़ जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखें तो स्क्रूटनी में अगर ये गलती हो गई है कि कोई प्रश्न बिना चेक हुए छूट गया है या फिर मार्क्स उसके चढ़ाने को रह गए हैं त्रुटि की वजह से, परीक्षक की गलती की वजह से, तो इस तरह से छात्र को लाभ मिलेगा और उसके वास्तविक जो नंबर थे वो यहाँ पर मिल जाएंगे। और छात्र पास हो रहा हो या उसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हो, मान लीजिए वो पास भी हो लेकिन वो छूटने की वजह से कम नंबर रह गए थे, तो उसके नंबर भी बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर स्क्रूटिनाइजर यानी कि परीक्षक के जो हस्ताक्षर हैं वो होते हैं, देखिए यहाँ पर। तो ये है पूरी स्क्रूटनी की प्रक्रिया, पूरी कॉपी दिखा करके मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रूटनी की क्या प्रक्रिया है। तो मैं बच्चों स्क्रूटनी में बताऊं जो पिछले रिकॉर्ड रहा है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं स्क्रूटनी में चेंज होने के, क्योंकि गलती तो देखिए हो सकती है परीक्षक से कि छोड़ दे कुछ मार्क उसको बिना चेक किए या बिना चढ़ाए ही रह जाए, जल्दीबाजी में कुछ लोग करते हैं कॉपी चेक तेजी से तो छूट जाता है। तो लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं, ये आप जान लीजिए, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। तो इसमें चेंज आपके मार्क्स हो सकते हैं अगर छूट गए होंगे, लेकिन संभावना कम होती है। अब हम बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं पुनर्मूल्यांकन। तो पुनर्मूल्यांकन में जिसकी फीस 500 रुपये है, देखिए इसकी ये स्क्रूटनी की फीस 60 रुपये, यानी काम ज़्यादा नहीं है, खाली पन्ने पलटाते जाना है स्टूडेंट के, देख लेना है कि कोई छूटा तो नहीं था या छूटा वहाँ पे उसने मार्क्स दिए थे लेकिन बाहर नहीं चढ़ाए, ये चीज़ देख करके क्या करना है, पूरा कर लेना है। तो 60 रुपये फीस है, फीस कम है। लेकिन रीचेक का मतलब है कि पूरे जो मार्क्स दिए परीक्षक ने कॉपी चेक की थी उसको मार्क्स को छुपा दिया जाता है। उसके बाद नए परीक्षक को यानी दूसरा एग्जामिनर होता है उसको कॉपी दे दी जाती है रीचेक करने के लिए, जिसको री इवेल्यूएशन हम कह रहे हैं, यानी पुनर्मूल्यांकन कह रहे हैं, यानी नए सिरे से आपकी कॉपी को चेक किया जा रहा है। तो हर प्रश्न में नंबर दिए जाते हैं कि इतने इतने दिए, फिर लास्ट में जुड़ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो भी नंबर होते हैं वो छात्र को आवंटित कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से पहले परीक्षक द्वारा यदि गलत कॉपी चेक की गई थी किसी वजह से, तो वो अगर नए परीक्षक द्वारा चेक की जाती है तो निश्चित तौर से वो लाभ छात्र को मिलता है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, छात्र छात्राओं के मन में संशय होता है कि हम इसमें अप्लाई करें, इसमें स्क्रूटनी की फीस 60 रुपये, लेकिन संभावना कम है। लेकिन इसकी फीस जो रीचेकिंग की है, जो जिसको पुनर्मूल्यांकन कह रहे हैं, फीस 500 रुपये है, मेहनत और काम इसमें ज़्यादा है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि यदि किसी स्टूडेंट ने सच में बहुत अच्छा लिखा है और एग्जामिनर कई बार एग्जामिनर गलत भी होते हैं, कोई व्यक्ति होते हैं वो गलत कॉपी भी चेक कर देते हैं जल्दबाजी की वजह से, या कोई मान लीजिए विभाग में कोई तनाव है उनके संस्था में, तो वो बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं गुस्सा निकालते हैं और बहुत अजीब तरीके से कॉपी चेक करके किसी को जैसे 17 में पास होना है तो 16 नंबर उसको दे दिए, 1 नंबर से फेल कर दिया, किसी को 2 नंबर से फेल कर दिया। इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, दुनिया सब तरह तरह के लोगों से भरी हुई है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो अगर कोई नया परीक्षक है उसने चेक की है और वो चेक करेगा और कॉपी वाकई में बच्चे ने लिखा है, सही लिखा है, तो उसको नंबर जरूर मिलेंगे। और ना सिर्फ वो पास होगा यदि फेल है, तो यदि उसके नंबर कम है तो उसको भी बढ़ा करके काफ़ी नंबर में परिवर्तन होता है। तो रीचेकिंग में बच्चों मान लीजिए कि सब मार्क्स चेंज जरूर होते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि लड़के के जितने नंबर छात्र को पहले मिले थे उतने सेम टू सेम मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
या तो कम होंगे और या तो फिर ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादातर संभावना होती है कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि हाँ, मैंने जो लिखा था बिल्कुल सही लिखा था, सारे प्रश्नों के मैंने उत्तर दिए थे और मेरी कॉपी को गलत ढंग से जांचा गया, चेक किया गया, गलत मार्क्स आवंटित किए गए, इसीलिए मेरे मार्क्स कम है। तो इसका लाभ उसको मिलता है। और जो नया परीक्षक है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए जो दूसरा परीक्षक कॉपी चेक कर रहा है वो भी इंसान है। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो वो अच्छा अगर परीक्षक होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा टीचर होगा तो वो अच्छे से बिना किसी भेदभाव के कॉपी चेक करेगा और अच्छे मार्क्स ही स्टूडेंट को देगा और हमेशा स्टूडेंट के हित में ही सोचेगा। लेकिन अगर कहीं फिर मैं बता रहा हूँ कि किस्मत ही खराब रही कि फिर से कोई नेगेटिव व्यक्ति, नकारात्मक सोच का व्यक्ति यदि कॉपी चेक करने को पा गया तो वो या तो उतने का उतना ही रख देगा और या तो फिर हो सकता है कम भी कर दे। तो इस तरीके की सोच के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर संभावना होती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण का व्यक्ति कोई कॉपी चेक करेगा। और बच्चे काफ़ी हद तक, कई बार तो ऐसा देखा है, पिछला जो रिकॉर्ड रहा है कि काफ़ी संख्या में बच्चे पास होते हैं। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि कॉपी चेक करने वाले पर निर्भर करता है। इसमें कोई पहले से इस चीज़ की भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि यदि आपने अप्लाई कर दिया तो आप पास ही हो जाएंगे या आप फेल ही हो जाएंगे। तो बच्चों, आप अपना देख लीजिए रिकॉर्ड, पेपर फिर से रिमाइंड कर लीजिए कि आपने क्या लिखा था, कैसे उत्तर दिया था, कितना किया था। यदि आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि आपने सही उत्तर दिए थे, आपको मार्क्स मिलने चाहिए, स्टेप्स के मार्क्स मिलने चाहिए, सही मार्क्स मिलने चाहिए, तो आप फिर पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर दीजिए। यदि आप फेल हो गए हैं या आपके नंबर बहुत कम है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब कॉन्फिडेंस बहुत सही हो और हाई हो तभी आप पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई करिए। फिर भी यदि आपको लगता है कि पुनर्मूल्यांकन आप नहीं कराना चाहते हैं, स्क्रूटनी देख लेते हैं करके, तो 60 रुपये दे करके आप स्क्रूटनी का रिस्क ले सकते हैं। तो इस तरह से 60 और 500 रुपये दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे, मैंने दोनों परिस्थितियां बता दी, जो आपके हिसाब से उचित हो वो आपको करना है। क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि आपने कॉपी में क्या लिखा है जब तक कोई आपकी कॉपी ना देख ले। आप जो बता रहे हैं वही दूसरा व्यक्ति मानेगा। तो आप अपने आप को देखिए सही या गलत क्या है, उसके अनुसार आप डिसीजन लीजिए और उसको अच्छे तरीके से फॉर्म को ऑनलाइन फिल करते समय आप यदि किसी विषय में पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं तो पुनर्मूल्यांकन में टिक करिए, यदि आप स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो स्क्रूटनी में टिक करिए। उसी हिसाब से टोटल आपका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो और अपडेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। शुभकामनाओं सहित आप सभी का दिन शुभ हो।